Hello, Namaste, Namaskaram. I pleasantly welcome you all to the YouTube channel of Study IQ. आप सभी का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है Study IQ के YouTube चैनल पे। मेरा नाम नानकी पवेजा है एंड जैसे कि आपने मुझे प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा तो हम यहाँ पे एक सीरीज़ कंडक्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम करंट अफेयर्स जो कि एक साल के लिए लास्ट एक साल में इम्पॉर्टेंट रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं हम यहाँ पे एक सीरीज़ कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें हम पूरे साल के करंट अफेयर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले प्रीलिम्स के लिए जो कि 5 जून को होने वाला है उसका रिवीजन कर रहे हैं, उसका राउंड अप कर रहे हैं सो दैट हमारा कोई भी पोर्शन मिस आउट ना हो। जो स्टूडेंट्स स्पेशली जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता कि किस तरीके से ये कौन सी न्यूज़ को कवर किया जाए, कौन सी न्यूज़ को छोड़ा जाए, तो आप बहुत ही सही जगह पहुँचे हैं। ये बिल्कुल राइट डेस्टिनेशन है फॉर द स्टूडेंट्स हु एंड्स अप गेटिंग कंफ्यूज्ड एज टू which news to cover and which news to leave. So let us start with the Lakshya. प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था? प्रीवियस वीडियो में वी टॉक्ड अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट्स एंड द पेमेंट सिस्टम। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो आज टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है गवर्नमेंट फाइनेंसेस से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस से व्हाट आई मीन इज गवर्नमेंट फाइनेंसेस, हाउ द गवर्नमेंट मैनेजेस इट्स फाइनेंसेस। गवर्नमेंट किस तरीके से अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को मैनेज करता है, दैट इज़ अबाउट द फिस्कल पॉलिसी एंड दैट इज़ अबाउट द गवर्नमेंट फाइनेंसेस एंड उसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है लास्ट एक साल में वी विल कवर टुडे। तो एक ब्रॉड पिक्चर मैं आपको बता देती हूँ ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए बिफोर स्टार्टिंग। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट फाइनेंसेस दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना। एक तो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, दूसरा रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के सोर्सेस क्या होते हैं गवर्नमेंट के लिए? मेजरली इट इज़ टैक्स सोर्स। टैक्स किस तरीके के होते हैं? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, राइट। देन इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट किस पे? जो भी गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करी है आज तक और लोन्स एक्सटेंड करें उस पे जो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रिसीव होता है, इंटरेस्ट इनकम। प्लस सेस, सरचार्ज, ये सब गवर्नमेंट के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं। एंड एक्सपेंडिचर की अगर हम लिस्ट बनाने लगे तो एंडलेस है एक्सपेंडिचर। जैसे कि गवर्नमेंट को सैलरीज देनी होती है, गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? खर्चा तो हो ही रहा है ना, भले ही एसेट क्रिएट हो रहा है, बट एट द टाइम ऑफ स्पेंडिंग और कंडक्टिंग द एक्सपेंस वो गवर्नमेंट के लिए क्या है? वो गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर ही है। देन मान लीजिए डिफेंस इक्विपमेंट्स लेने हैं, डिफेंस एक्विजिशन हो गया, सब्सिडीज हो गई, ये सब क्या है? गवर्नमेंट के लिए खर्चा है। तो गवर्नमेंट किस तरीके से इन दोनों में एक बैलेंस बना के रखती है, किस तरीके से वो अपने रेवेन्यूज़ को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती है, ऑल दैट कम्स अंडर द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। एंड जितनी भी न्यूज़ इससे रिलेटेड लास्ट एक साल में रही है, हेडलाइंस में रहा है, उसको हम कवर करेंगे। दो पार्ट्स में कवर करेंगे, कुछ न्यूज़ आज के लेक्चर में कवर करेंगे और कुछ न्यूज़ हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। द फर्स्ट न्यूज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो इज़ that recently government of India allowed retail participation in the government securities। तो retail participation का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग। अब हम जैसे लोग जो रिटेल लोग होते हैं, छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, आप जैसे मुझ जैसे, उनके लिए ओपन अप कर दी गई है। दैट इज़ अ वेरी बिग न्यूज़। एंड क्यों? इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इसके पीछे लक्ष्य क्या है? टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द सेकेंडरी मार्केट। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था गवर्नमेंट का? टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द सेकेंडरी मार्केट एंड दैट इज व्हाई government has opened up or allowed retail investors now to buy government securities। तो इससे पहले कौन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदा था? इससे पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते थे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन हुए? जैसे कि बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज,
हमने एक बात डिसाइड करी थी ना कि हम यहाँ पे सिर्फ कंटेम्प्रेरी नहीं कवर करने वाले, हम साथ साथ कंटेम्प्रेरी को स्टैटिक से कैसे लिंक करते हैं वो भी सीखेंगे, वो भी साथ साथ रिवाइज करते चलेंगे। तो ये तो हमने पढ़ लिया। तो इससे रिलेटेड स्टैटिक क्या है, हमें स्टैटिक में ये पता होना चाहिए कि इससे पहले अगर रिटेल पार्टिसिपेंट्स अब अलाउ किए तो इससे पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कौन खरीदता था। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज अलाउड थी टू पार्टिसिपेट इन दी गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोग्राम। अब किस तरीके से, कहाँ से खरीदना है, जाके गवर्नमेंट ऑफिस जाके बैठ जाए जहाँ से खरीद सकते हैं, या इसके लिए भी कोई प्लेटफॉर्म है। जैसे कि हमें जब शेयर्स खरीदने होते हैं मार्केट से, सो वी हैव प्लेटफॉर्म लाइक BSE एंड NSE जहाँ पे ट्रेडिंग होती है शेयर्स की, जहाँ से हम शेयर्स परचेज करते हैं और वहीं पे शेयर्स को सेल करते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए भी तो कोई प्लेटफॉर्म बना होगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। NDS is the platform for the sale and purchase of the government securities। अब इससे पहले हम क्वेश्चंस देखें प्रीवियस ईयर के, स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं कि आपको क्या क्या रिवाइज करना है लेक्चर खत्म होने के बाद। तो जब हम स्टैटिक पोर्शन की बात करते हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो कितने तरीके की होती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ शॉर्ट टर्म होती हैं, लॉन्ग टर्म होती हैं, राइट। शॉर्ट टर्म में देयर इज ट्रेजरी बिल्स। तो ट्रेजरी बिल्स कितने टाइप के हैं इंडिया में राइट नाउ? 3 प्रकार के ट्रेजरी बिल्स चलते हैं। कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। ये तो हमने पढ़ ही लिया कि किस तरीके से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है, कहाँ से खरीदना है, कहाँ पे बेचना है, एंड हु ऑल आर अलाउड टू पार्टिसिपेट्स। जो पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, ये सारी चीज़ें अब आपको अपने आप से मेहनत करनी है, फटाफट से रिवाइज करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ों का हमने कंटेम्प्रेरी तो रिवाइज कर लिया अभी, ठीक है। अब इसके पीछे का स्टैटिक, ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने की कोशिश हमने भी करी है। किस तरीके से? बाय प्रोवाइडिंग द PDF ऑफ द करंट लेक्चर विच इज़ अटैच किया गया है लिंक द्वारा, आपको वीडियो के साथ मिल जाएगा जहाँ से आप PDF डाउनलोड करें एंड ये वाली चीज़ें आप वहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट होता है रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइजेस एंड यील्ड। ये काफ़ी दुखदायी होता है, लोगों को समझ नहीं आता, स्टूडेंट्स हमेशा इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं। तो अभी कंफ्यूजन ये वाली भी हटा लेते हैं। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसकी समझ होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। देखिए 3 चीज़ें होती हैं। एक तो प्राइस ऑफ बॉन्ड। प्राइस ऑफ द बॉन्ड को फेस वैल्यू भी बोला जाता है, ठीक है। फिर कूपन रेट क्या हो गया? मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रिटर्न देगी। थर्ड कॉन्सेप्ट होता है यील्ड। तो यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? कूपन रेट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड, सॉरी द प्राइस ऑफ द बॉन्ड, प्राइस ऑफ बॉन्ड। अब यहाँ पे एक बार न्यूमेरिकल की हेल्प से समझ लेते हैं, उसके बाद आप खुद पोजीशन में होंगे टू आंसर एज टू व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड एंड द यील्ड्स। तो मान लेते हैं कि प्राइस ऑफ द बॉन्ड, जो प्राइस है वो 100 है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। तो यील्ड क्या हो गया? 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इज 8 रुपीज, और से 8%, सॉरी दिस शुड बी 8%, राइट। नाउ व्हाट इफ सिचुएशन 1, यील्ड 1 ले लेते हैं। नाउ व्हाट इफ प्राइस ऑफ द बॉन्ड इंक्रीजेस। क्या रीजन है इंक्रीज होने के प्राइस बॉन्ड के, वो हम बाद में कवर करेंगे। अभी आपको क्या समझना है? किसी रीजन की वजह से जो बॉन्ड के प्राइसेस है वो इंक्रीज हो गए। तो अब यील्ड क्या होगा? 8 डिवाइडेड बाय 102, सो इट विल बी समवेयर अराउंड 0.78%।
तो आपने क्या देखा कि जैसे ही प्राइस बढ़ा यहाँ पे किसका, बॉन्ड्स का, तो जो यील्ड है वो फॉल हो गई। पहले जहाँ 8% थी अब कितना है, 0.78%। अब एक और केस लेते हैं। 8 इज व्हाट, 8 इज द रिटर्न। अब बॉन्ड का प्राइस हम कर देते हैं 98, मतलब प्राइस ऑफ द बॉन्ड हैज फॉलन डाउन। पहले कितनी की थी, 100 रुपए की थी, बट नाउ प्राइस गिर गया है बॉन्ड का और अब प्राइस है 98 रुपीज। तो अब यहाँ पे जो फिगर आएगा दैट विल बी समवेयर अराउंड 8.01%। तो अब आपने क्या देखा, जैसे ही प्राइस ऑफ द बॉन्ड फॉल होता है, डिप होता है, तो जो यील्ड है वो इंक्रीज हो जाता है। तो कैन वी कंक्लूड दैट प्राइस ऑफ द बॉन्ड एंड जो यील्ड है उसका इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब अगर कोई एक डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा वेरिएबल दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। दोनों वेरिएबल्स अगर एक डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा है और यील्ड भी बढ़ रहा है, तो मतलब दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, दोनों एक ही तरीके से मूव करेंगे। व्हेन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली रिलेटेड का मतलब होता है अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा। और किस तरीके से, हमने यहाँ पे ये न्यूमेरिकल के तरीके से भी समझ लिया है। तो आई डोंट थिंक सो कि अब आपको कंफ्यूज होना चाहिए, आपको क्लैरिटी आ जाना चाहिए अभी तक कि जो प्राइस ऑफ द बॉन्ड है एंड यील्ड ऑफ द बॉन्ड है दे आर इनवर्सली रिलेटेड। हाउ दे आर इनवर्सली रिलेटेड हमने पढ़ा यहाँ पे 8, यहाँ पे हमने रिटर्न ऑन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, प्राइस क्या था, फेस वैल्यू थी 100, हमने उसको बढ़ा के देखा तो क्या होता है, उसको घटा के देखा तो क्या होता है। तो हम कंक्लूजन पे आए दैट दीज टू थिंग्स और दीज टू वेरिएबल्स आर इनवर्सली रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। किसी भी साल इस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन बन के आ सकता है एंड आई डोंट वांट कि आप लोग जानने के बाद भी, पता होने के बाद भी इस चीज़ को गलत करके आए वहाँ पे। चलिए आइए एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये जो एरिया है गवर्नमेंट फाइनेंसेस, इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ये 2018 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहे हैं, RBI ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ बट नॉट स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो RBI जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को मैनेज नहीं करता, बट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को मैनेज करता है। ये स्टेटमेंट गलत है अपने आप में, बिकॉज RBI इज द डेट मैनेजर, RBI मैनेजेस द डेट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट इज ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट of India and there are no treasury bills issued by the state government, which is absolutely right. पहले एक टाइम था जब स्टेट गवर्नमेंट वाज आल्सो अलाउड, उनको भी परमिशन थी ट्रेजरी बिल्स इशू करने की, बट विद टाइम दैट हैज़ बीन स्टॉप्ड। और अगर आज की बात करें देन स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन नहीं है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास परमिशन है। तो इस लेवल तक आपको कोई, ये बहुत हम डीप नहीं जा रहे, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपकी क्लैरिटी यहाँ पे एस्टैब्लिश हो गई ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो गई, तो आई कैन बेट अपॉन दैट, आई कैन वाउच ऑन इट दैट मीन्स के टाइम आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू जस्ट हैव टू सप्लीमेंट योर नोट्स, अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स पढ़ के उसको सप्लीमेंट करना है एंड यू आर थ्रू द इकोनॉमी पोर्शन। Next is treasury bills offered are issued at discount from the par value. Yes, treasury bill क्या होते हैं? They are issued at discount to face value. तो जितने भी मैंने आपको बोले थे कि आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में पढ़ना है, कौन सी लॉन्ग टर्म है, कौन सी शॉर्ट टर्म है, कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू करी जाती है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशू करी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके हर सिक्योरिटी, हर गवर्नमेंट बॉन्ड के स्पेसिफिक फीचर्स आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना, फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे ही तो बना, और इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन हर साल एक्सपेक्टेड होता है। एक और सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट आपको बताने के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, टूल्स ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है। एंड सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या दर्शाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या करती है सेंट्रल बैंक अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये आपको पता होना चाहिए। सो व्हाट इट डज इज
इट परचेज एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। सेंट्रल बैंक जब परचेज और सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, देन इट इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन, राइट। चलिए, तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो गए। आपको अब ये भी पता चल गया कि स्टैटिक में कितना कवर करना है, और हमने कंटेम्प्रेरी तो पढ़ लिया। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट फाइनेंसेस, वो है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। तो ये लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेपो ऑपरेशन क्या होता है। रेपो रेट, मुझे नहीं लगता इस स्टेज पे आके मुझे आपको बहुत डिटेल में समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि रेपो रेट क्या होता है, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव टूल यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू डू व्हाट, टू मैनेज लिक्विडिटी इन दी कंट्री। ठीक है, रेपो ऑपरेशंस में क्या होता है, जब भी किसी कमर्शियल बैंक को लोन लेना है, कमर्शियल बैंक को लोन लेना है सेंट्रल बैंक से फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। रेपो रेट क्या होता है, जब किसी कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए लोन लेना है तब रेपो रेट इज यूज्ड, एंड जब लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, जब लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लेना होता है लोन किसको, कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से, तब कौन सा रेट यूज होता है, देन इट इज द बैंक रेट विच इज बीइंग यूज्ड। बैंक रेट की भी मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होती है, बैंक रेट की भी मैक्सिमम ड्यूरेशन 28 डेज होती है। बैंक रेट पे जब लोन दिया जाता है तो वो कोलेटरल फी होता है। रेपो रेट में जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेती है तो उनको कोलेटरल प्रोवाइड करना होता है। कोलेटरल क्या होता है, कल ही बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में, जब हमारी मम्मी सोने के कंगन किसी विलन के पास रख के आती है तो क्या होता है, वो कोलेटरल होता है। वो कोई चीज़ गिरवी रखना इज व्हाट इज कोलेटरल। एंड यहाँ पे जब रेपो रेट पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं, दे हैव टू कीप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज दी कोलेटरल विद दी सेंट्रल बैंक। तो ये तो हो गया रेपो रेट, ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। अब ये लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस क्या है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस इज जब आरबीआई इन ऑर्डर टू मैनेज द लिक्विडिटी, क्योंकि अभी क्या हुआ था, देवर मल्टीपल वेव्स ऑफ पैंडेमिक, कंट्री को रिवाइव करने की जरूरत थी, कंट्री में डोमेस्टिक डिमांड उठाने की जरूरत थी, और वो कब होगा, जब लिक्विडिटी होगी कंट्री में, लोगों के हाथ में पैसा होगा, तभी तो वो आके मार्केट में स्पेंड करेंगे, राइट। सो इन ऑर्डर टू इंजेक्ट द लिक्विडिटी, in order to inject the liquidity, आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने लॉन्ग टर्म लोन दिया, लेकिन किस रेट पे दिया, लॉन्ग टर्म लोन दिया रेपो रेट पे। तो जब आरबीआई लॉन्ग टर्म लोन रेपो रेट पे देता है, लॉन्ग टर्म लोन रेपो रेट पे देता है, तो उसको क्या बोला जाता है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। एज सिंपल एज दैट। आपको और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है, सबसे पहले तो रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, रेपो रेट और बैंक रेट में क्या डिफरेंस होता है। आइए चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं। ये चीज़ें नोट डाउन करने की है, ये चीज़ें नोट्स में नहीं मिलेंगी आपको कि आपको क्या पढ़ना है, कितनी डेप्थ में पढ़ना है। रेपो रेट क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम बैंक रेट। देन एलटीआरओ हमने पढ़ लिया, इसमें क्या कोलेटरल प्रोवाइड करना होता है, टाइम ड्यूरेशन कौन फिक्स करता है, ऑल्सो हमें ये भी तैयार करना है कि व्हाट आर दी अदर टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जो टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। एक तो होता है क्वांटिटेटिव एंड दूसरा होता है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव। तो अब आपको क्या स्टैटिक पोर्शन में प्रिपेयर करना है वो हम यहाँ पे
लिख चुके हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें आपको इस न्यूज़ के साथ अगर याद है तो रिवाइज कर लीजिएगा, रिवाइज है तो फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि रिवाइज करने से कुछ बिगड़ता तो है नहीं है, सिर्फ कॉन्फिडेंस ही आता है, और कॉन्फिडेंस ही तो हमें चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ये विश्वास होना बहुत ज़रूरी है अपने नोट्स में, अपने स्टडी मटेरियल में। अदरवाइज आप क्या करते रहते हैं इन टाइम तक, मेरे फ्रेंड ने क्या पढ़ा, उसने तो वो नोट्स पढ़ लिए, उसने तो उस पब्लिकेशन के नोट्स पढ़ लिए। अरे इन्फॉर्मेशन तो वही है ना, इकोनॉमी तो वही है, इकोनॉमी कोई नई थोड़ी, नया कॉन्सेप्ट थोड़ी डेवलप हो जाएगा रातों रात। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स की आदत होती है कि एंड तक वो यही, रादर देन फोकसिंग ऑन देयर नोट्स, वो ये देखते रहते हैं कि दूसरे ने क्या पढ़ा और तीसरे ने क्या पढ़ा, कभी पेपर नहीं निकलेगा। जो नोट्स हैं उसको 2 बार रिवीजन हो गया, टाइम बचा है, तीसरी बार कीजिए, चौथी बार कीजिए, बट कीप रिवाइजिंग योर नोट्स रादर देन सीकिंग एज टू व्हाट योर फ्रेंड्स आर डूइंग। ठीक है, चलिए, तो ये भी हमारा हो गया है कवर कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस क्या होते हैं। ऑल्सो स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये हमने कहाँ कवर कर लिए थे, अलॉन्ग जब हम पेमेंट बैंक कवर कर रहे थे। तो पेमेंट बैंक के फीचर्स आपको प्रिपेयर करने थे, राइट? जब पेमेंट बैंक, हमने वो न्यूज़ पढ़ी थी दैट पेमेंट बैंक्स हैज़ गॉट दी स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स। सो पेमेंट बैंक्स वर्सेस स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, तब आपने करेक्टरिस्टिक्स को रिवाइज कर लिया था। टाइम मिले तो फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि रिविजन से कुछ बिगड़ता तो है नहीं है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रही है, अच्छा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो सकते हैं और कंसेप्चुअल भी हो सकते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का मतलब अप्लाइड क्वेश्चन, दे आर चेकिंग योर एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इज व्हाट आर द कंसेप्चुअल क्वेश्चन। कितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है आपको, तो ये दिस इज वन सच क्वेश्चन जहाँ पे यूपीएससी इज चेकिंग द एप्लीकेशन ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स। सो द क्वेश्चन इज, if the RBI decides to adapt an expansionist monetary policy, तो एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट चाहती है कि लिक्विडिटी इंजेक्ट हो, लोगों के हाथ में पैसा हो, तो वो ऐसे कौन से स्टेप्स लेगी इन तीनों में से, सो दैट लोगों के हाथ में अवेलेबिलिटी ऑफ मनी बढ़े? सो cut and optimize statutory liquidity ratio, yes. Increase the marginal standing facility ratio, मतलब लोन महंगे हो जाएंगे, तो हमें लोन सस्ते करने हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें और उनके हाथ में मनी अवेलेबिलिटी हो। तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। जब हम सेकंड को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या बचेगा? सी एज दी राइट ऑप्शन। चले नेक्स्ट न्यूज़ पे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है, काफ़ी सालों से ये टॉपिक जो है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का इम्पॉर्टेंट रहा है। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए कि अभी चल रहा है 2022, ठीक है, 2022 चल रहा है, तो आप मान लीजिए 2020 में आप अपनी फ्रेंड के साथ गए थे मैकडॉनल्ड्स, ठीक है, वहाँ पे आपने खाया बर्गर और पी कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। मैकडॉनल्ड्स गए 2020 में अपनी फ्रेंड के साथ, वहाँ आपने खाया बर्गर और पी कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? सो मान लीजिए उस टाइम आपने बिल पे किया बर्गर का प्लस कोल्ड ड्रिंक का, दैट वाज फॉर 200 रुपीज़, ठीक है, कोई टैक्स लिवाइड नहीं था, 200 रुपये वॉज दी चार्ज, फाइनल चार्ज, ठीक है। 2022 में अचानक से आपके पास एक मैसेज आता है, एक नोटिफिकेशन आता है, एक सर्कुलर आ जाता है आपके घर पे कि ये जो आपने बर्गर खाया था ना मैकडॉनल्ड्स में 2020 में, इस पे आप 10% टैक्स भर दीजिए गवर्नमेंट को जाके। तो आपके साथ क्या होगा? आपके साथ एक बार तो आपको लगेगा यार कोई फ्रेंड है ना, वो मजाक कर रहा है हमारे साथ, तो लेकिन जब उसके ऊपर स्टैंप लगा होगा, गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर के सिग्नेचर होंगे, तब क्या होगा? तब आपके पैरों तले एक बार ज़मीन खिसकेगी कि ये क्या हो गया है हमारे साथ, कि ऐसे कैसे, जब मैंने बर्गर खाया था, जब मैंने कोल्ड ड्रिंक पी थी, तब तो उस पर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं था, राइट। तो अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि गवर्नमेंट बोल रही है कि जो 2020 में, आज से 2 साल पहले जो बर्गर खाया था, उसके ऊपर आज जाके टैक्स भरे। तो जब गवर्नमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पीछे जाके टैक्स लिवाई करती है किसी ट्रांजैक्शन पे जिस पे
टैक्स नहीं लगता था जब वो कंडक्ट करी गई। जब आपने बर्गर खरीदा, कोल्ड ड्रिंक पी, तब उस पर कोई भी टैक्स लिवाई नहीं होता था। सो एट द टाइम ऑफ कंडक्टिंग द ट्रांजेक्शन उस पर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पुराने टाइम में जाके जब उस पर टैक्स अप्लाई कर देती है और टैक्स डिमांड करती है, दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। सो गवर्नमेंट ने ये किया था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, एंड दिस थिंग गॉट वेरी फेमस ड्यू टू दी वोडाफोन केस। तो वोडाफोन एक कंपनी है, आई होप आपको पता हो, सेलुलर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो वोडाफोन ने क्या किया था, वो वोडाफोन ने एक कंपनी एक्वायर करी थी केमन आइलैंड की, हचिसन नाम से, राइट। तो वो कंपनी जब वोडाफोन ने एक्वायर करी थी तो वोडाफोन को काफ़ी कैपिटल गेन हुआ था, ठीक है। अब कैपिटल गेन हो गया, तो जिस टाइम ट्रांजैक्शन कंडक्ट हुआ था वोडाफोन और हचिसन के बीच में, तब कैपिटल गेन टैक्सेस नहीं लिवाए होते थे, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, अब गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, इस पे तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और 2012 में क्या हुआ, 2012 में जो रूलिंग आई, मतलब जो ऑर्डर आया, डिसीजन आया, वो वोडाफोन के फेवर में आ गया। तो गवर्नमेंट ने कुछ साल बाद क्या किया, इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड कर दिया और क्या लिवाई कर दिया, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन दैट वोडाफोन हैज टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम सो एंड सो डेट, ठीक है। तो ये जो मूव था गवर्नमेंट का, काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था इंटरनेशनल फ्रंट पे। इनफैक्ट ये केस को इंटरनेशनल फोरम्स पे भी ले जाया गया वोडाफोन द्वारा, क्योंकि उनको बहुत अनजस्ट फील हुआ कि ये तो टैक्स टेररिज्म है। इस तरीके से उन्होंने बोला कि ये तो टैक्स टेररिज्म है कि आपने जब मनाया टैक्स लगा दिया, ऐसे कोई नहीं कर सकता। वी हैव राइट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, वी हैव राइट टू सेव आवर सेल्फ, एंड दैट इज़ हाउ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन वॉज ऑलवेज इन हेडलाइन। हमेशा ये हेडलाइन में रहा है कुछ लास्ट 10 सालों से। फिर अभी लास्ट ईयर अमेंडमेंट आया गवर्नमेंट का, जहाँ पे उन्होंने अमेंड कर दिया और ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का जो प्रोविजन गवर्नमेंट ने डाला था वोडाफोन को टैक्स करने के लिए, वो रिमूव कर दिया। एंड ये जो प्रोसेस, ये जो स्टेप था, इट वाज क्वाइट एक्कोलेडेड, मतलब काफ़ी प्रशंसा की गई भारत की इंटरनेशनल फोरम्स पे, दैट इंडिया इज़ मूविंग टूवर्ड्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो सबसे पहले तो आपको क्या चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है, वो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में आपको समझा दिया। हमेशा याद रखना रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का एग्जाम्पल बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक जो आपने 2020 में खाई थी, ठीक है। अब आपको और क्या करना है, स्टैटिक पोर्शन की बात करते हैं, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो आपको क्या प्रिपेयर करना है, टैक्स क्या होता है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेस, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सरचार्ज, क्या ये तीनों सेम चीज़ होती हैं या ये अलग होती हैं, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन जहाँ पे आप पढ़ेंगे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और दूसरा होता है प्रोपोर्शनल, रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है स्टैटिक पोर्शन में से। ऑल्सो यू हैव टू सी ट्रेंड्स। ट्रेंड, अगर कोई ग्राफ दिया गया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इकोनॉमिक सर्वे में कोई टैक्स से रिलेटेड, टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड, टैक्स टू जीडीपी रेशियो से रिलेटेड अगर कोई ग्राफ पब्लिश हुआ है तो वो भी आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान ध्यान में देना है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन किस प्रकार था कि टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टीडीली इंक्रीज्ड ओवर द लास्ट डिकेड। तो क्या इंक्रीज तो हुआ है, इनफैक्ट स्टीडीली इंक्रीज हुआ है, तो ये बताना था। और ये सारी प्रिपरेशन मैंने आपको कल भी बताया था। इनफैक्ट आई थिंक मैं ये अपने हर लेक्चर में आपको ये बात बताती हूँ कि किस तरीके से हर साल एक क्वेश्चन ट्रेंड्स एंड ग्राफ्स में से बनता ही बनता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन ट्रेंड्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स। कहाँ से और मिलेगा आपको, इकोनॉमिक सर्वे में से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, अलॉन्ग विद जो हमने PDF अटैच करी है लेक्चर के साथ, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन हमने यहाँ पे देख लिया है। चलते हैं अब हमारे लास्ट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ जो आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ
फिस्कल डेफिसिट। तो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन क्या होता है बाद में देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट क्या है। फिस्कल डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर जब टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा बढ़ जाता है इस फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को इस तरीके से समझें कि आपकी जेब में 1000 रुपये थे, आपको पॉकेट मनी 1000 रुपये की मिलती थी, लेकिन आपने 1200 रुपये खर्च कर दिए इस महीने। तो जो वो नेगेटिव में 200 रुपये हैं जो आपने कहीं से उधार लिए हैं, अपने फ्रेंड से पेटीएम करवाए थे, तो वो जो नेगेटिव 200 का बैलेंस है दैट इज़ दी फिस्कल डेफिसिट। सो फिस्कल डेफिसिट को मोनेटाइज किस तरीके से किया जाता है ये हमें पढ़ना है। न्यूज़ क्या है, आरबीआई इज थिंकिंग, मतलब आरबीआई एक्चुअली डायलेमा में है कि वेदर हमें डेफिसिट को, जो फिस्कल डेफिसिट है उसको हमें मोनेटाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और मोनेटाइज करना भी चाहिए तो किस तरीके से, हमें डायरेक्ट मोनेटाइजेशन करना चाहिए या इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन। तो मोनेटाइजेशन क्या होता है कि गवर्नमेंट जब अपने डेफिसिट को फाइनेंस करती है, किस तरीके से करती है आइए ये भी देख लेते हैं फटाफट से। तो 1000 रुपये थे गवर्नमेंट की जेब में, ठीक है, 1200 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है, रेवेन्यू ये था, एक्सपेंडिचर ये हो गया, खर्चा ज़्यादा हो गया, गलती से हो गया, 200 रुपये नेगेटिव में आ गए। अब ये 200 रुपये कहाँ से अरेंज करने, कहाँ से, जो हम बोलते हैं ना अपने दोस्तों को, कहाँ से जुगाड़े यार, क्या बोले, मम्मी पापा से तो मांग नहीं सकते हैं, तो ये 200 रुपये कैसे जुगाड़ने हैं इज़ व्हाट इज़ फाइनेंसिंग द डेफिसिट, ठीक है, दैट इज़ फाइनेंसिंग द डेफिसिट। दो तरीके हैं फाइनेंस करने के, एक तो लोन, लोन किस तरीके से, बाय इशूइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन दी मार्केट। दूसरा है आरबीआई प्रिंट्स, आरबीआई प्रिंट्स न्यू करेंसी, भैया न्यू नोट छाप दो और मार्केट, और ये 200 रुपये पूरे कर दो। सो दिस इज कॉल्ड, जब हम लोन्स लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ इशूइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दैट इज कॉल्ड indirect monetization of the deficit, and the next is direct, जब हम RBI नए नोट्स प्रिंट करती है that is called direct monetization। direct monetization का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि it leads to inflation, बिकॉज क्या हुआ, इन्फ्लेशन कैसे होता है, when the supply of money increases in the economy, जब मनी का सप्लाई इंक्रीज हो जाता है इकोनॉमी में, तब अक्सर क्या चांसेस होते हैं, इन्फ्लेशन के चांसेस होते हैं। तो जो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन होता है इट ऑलवेज, और इट हैज़ द टेंडेंसी दैट इट लीड्स टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, तभी इस मेथड को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। अब इससे रिलेटेड आपको स्टैटिक पोर्शन में क्या कवर करना है, स्टैटिक पोर्शन में अगर बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ डेफिसिट क्या होते हैं। फर्स्ट इज फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। आपको इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स प्लस ग्राफ्स, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 2003 के बारे में, और इसके अंतर्गत जो एस्केप क्लॉज है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको रिवाइज करनी है लेक्चर ख़त्म होने के बाद, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें पढ़ाने को तो मैं पढ़ा दूँ यहाँ पे, लेकिन फिर लेक्चर की ड्यूरेशन बहुत लंबी हो जाएगी। हमारा जो अल्टीमेट मोटिव है टू रिवाइज द करंट अफेयर्स, वो लूज़ हो जाएगा, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है, ये आप अपने आप कवर कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्यों हैं, ताकि आपको बता सकें कि इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कौन सी हैं जिन पे आपको फोकस करना है। और एक बार ये ग्राफ भी देख लेते हैं कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का क्या ट्रेंड रहा है लास्ट 6-7 सालों में। तो 2013 ऑनवर्ड्स देख लेते हैं। तो ये जो ब्लू बार्स हैं ये फिस्कल डेफिसिट के लेवल को बता रहे हैं। तो क्या कोई स्टीडी पैटर्न बन रहा है? आंसर इज स्ट्रेट अवे नो। यू कैन सी पहले ये इंक्रीज हुआ, फिर ये डिक्रीज हुआ, फिर ये यहाँ जाके क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि यहाँ पे पैंडेमिक मतलब कोविड मतलब गवर्नमेंट को
ज़्यादा खर्चा करना पड़ा हेल्थ फैसिलिटीज़ बनाने में, इकोनॉमी को रिवाइव करने में, तो इसलिए गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो यहाँ पे बढ़ गया. नाउ अगेन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिड्यूस इट, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल इट. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इस न्यूज़ आर्टिकल से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन में से पढ़नी है. एंड आई होप आप लेक्चर ख़त्म होने के बाद इतनी जहमत तो करते होंगे कि PDF डाउनलोड करते होंगे, उसमें देखते होंगे कि क्या स्टैटिक पोर्शन में प्रोवाइड किया गया है. अगेन आई एम सेइंग द मोर यू रिवाइज, हर बार आपको कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट एक अलग तरीके से समझ आएगा और क्लैरिटी मिलेगी. सो टिल द टाइम you go for the exam, keep revising, keep preparing for mocks. कोई प्रॉब्लम आए तो हम यहाँ पे हैं ही हैं आपके लिए. यहाँ आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं. कोई सा भी डाउट हो, इवन अगर आपको लगे कि ये डाउट तो बहुत सिली है और व्हाट विल मैम थिंक, मैम क्या सोचेगी अगर मैं पूछूंगा, कोई बात नहीं, आपका पास होना हमारा लक्ष्य है. ये इसीलिए तो लक्ष्य नाम से सीरीज़ है कि भाई किसी ना किसी तरीके से हमको अपनी नैया तो पार लगानी ही लगानी है. सो टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट.